हेलो एवरीवन, मैं हूं सी आशीष केडिया एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीयूईटी के सिलेबस के बारे में। इसमें मैंने 4 सब्जेक्ट्स कवर करे हैं। आई विल स्टार्ट विथ इकोनॉमिक्स, फिर अपने मूव करेंगे अकाउंटेंसी पे, देन बिजनेस स्टडीज एंड फाइनली मैथ्स। मैथ्स को मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो मैथ्स नॉन कंपलसरी होता है और कुछ के लिए कंपलसरी। तो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड आप किस पोजीशन पे हो। अगर आप श्रीराम कॉलेज, एसआरसीसी जैसी कॉलेजेस में जाना चाह रहे हो बीकॉम जैसे कोर्सेज के लिए, तो फिर अकाउंट्स या मैथ्स में से एक पिक करना पड़ता है। पर अगर आप इको ऑनर्स परस्यू करना चाहते हो, राइट, तो फिर आपके लिए मैथ्स एकदम कंपलसरी हो जाता है। इस वजह से मैथ्स को हमने लास्ट में डाल रखा है। सिलेबस एनालिसिस काफी डिटेल्ड होगी, पूरा वीडियो सुनिएगा तो आपको एक अच्छा गाइडेंस भी मिलेगा ऑफ हाउ टू प्रिपेयर, एग्जैक्टली कैसे स्ट्रेटेजाइज करना अपना प्रिपरेशन को। इसको स्टार्ट करने से पहले खाली एक बात बता दूं आप लोगों को, स्टूडेंट्स, आप लोग 11-12 में अपना फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए पूरा 2 साल दे देते हो, बराबर। तो एक ऐसा एग्जाम सीयूईटी जो आपका अगला 3 साल 4 साल का जर्नी डिसाइड कर सकता है, आपको एक ऐसे कॉलेज, एसआरसीसी जैसे कॉलेज, सिर्फ एसआरसीसी नहीं, हंसराज हो गया और ऐसे कितने बढ़िया कॉलेजेस में ले जा सकता है जो कि आपका लाइफ ही सेट कर देगा। एकदम सही वर्ड यूज किया। तो फिर आप उसके लिए क्या सिर्फ 2 या 3 महीना दोगे? मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे स्टूडेंट्स नहीं है जिन्होंने 1.5 महीने 2 महीने की पढ़ाई में वो कवर नहीं किया है, बट ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं वो लोग टॉप ऑफ द लॉट थे। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हार्ड वर्क पे और कंसिस्टेंसी पर सक्सेस पाते हैं। इस वजह से मैं उन स्टूडेंट्स के ऊपर बात कर रहा हूं, ना कि उन स्टूडेंट्स पर जिन लोग ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड ब्रेन पोजेस करते हैं। ठीक है, तो अब सुनिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस मोमेंट पे आप हो, 5 महीने 6 महीने साल भर, जो भी आप 11 में होगे या 12 में होगे तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, जिस भी मोमेंट पे हो आप, क्योंकि अक्टूबर है तो इट इज द राइट टाइम कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ना कि वो लास्ट 2-3 महीने का जद्दोजहद में फंसो। दिस इज माई स्ट्रॉन्ग एडवाइस फॉर यू ऑल, बाकी आपकी मर्जी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड सिलेबस डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसमें बच्चा लोग आपको दिखेगा, मैंने लिखा हुआ है 2025। ये मैंने सीयूईटी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है ना, तो कुछ ऐसा नहीं है कि सर ये पीडीएफ कहां मिलेगा। सीयूईटी एनटीए की वेबसाइट पर जाओ और लिख दो सीयूईटी सिलेबस, एनटीए सीयूईटी सिलेबस करके आपको मिल जाएगा। पर ये 2025 क्यों सर? अब तो नेक्स्ट एग्जाम 2026 होने वाला है। स्टूडेंट, सीयूईटी जनरली 2 मंथ्स 2.5 मंथ्स पहले ही डिटेल्ड सिलेबस रिलीज करता है। तो अपने को अपने प्रिपरेशन के लिए जो लेटेस्ट अवेलेबल सिलेबस है करंट ईयर का, वही लेकर आगे बढ़ना है, वही लेकर प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। सर, सिलेबस में चेंजेस आ गए तो? देखिए, चेंजेस नहीं आएंगे ये मैं नहीं बोलूंगा, पर वो चेंजेस मिनिमल होने चाहिए। चांसेस आर कि वो चेंजेस ना बराबर होंगे। तो उस वजह से क्या हम लोग अपना प्रिपरेशन डिले कर देंगे? आई डोंट थिंक सो। तो आई थिंक मैंने आपको ये बात बहुत बेहतरीन समझा दिया है। अब स्टूडेंट्स आगे सुने आप। इकोनॉमिक्स आपका डिवाइडेड है, पहले हुआ करता था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट 2025 ऑनवर्ड स्टूडेंट्स, अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो अब इको के जो 2 ब्रांचेस है ना, वही आपका सिलेबस है। पहला पार्ट माइक्रो, दूसरा पार्ट मैक्रो। बट गेस व्हाट, ये जो 2025 का पेपर आया था, 22, 23, 24 के मुकाबले जो मैंने पेपर एनालिसिस की, 2025 का पेपर बेस्ट था। अगर आपके भाषा में बोले तो टफेस्ट था। मतलब अगर आप लोग टॉप स्कोरर्स भी देखोगे तो वो लोग 240 245 ही लेकर आए हैं आउट ऑफ 250। टफनेस का 2 रीजन है। एक, इन लोग क्वेश्चंस, क्योंकि हर एक एमसीक्यू, आपको पता है एमसीक्यू होता है 50 क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, तो टोटल 250 हो गए। अब मैं इसको टफ क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पहले क्या होता था 2025 के पहले कि आपको 50 में से 40 अटेंड करने होते थे। अब आपने 50 में 50 करने हैं। करेक्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स अवार्ड करेगा, इनकरेक्ट क्वेश्चन -1 की पेनल्टी लेकर आएगा, एंड अगर आप लीव कर देते हो उस क्वेश्चन को तो 0। सर, हमें बात समझ में आ गई है। तो देयरफॉर
बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कायदे से बात को समझें। और मैं क्या बोल रहा हूं, इतने स्टूडेंट्स, हजारों स्टूडेंट्स, हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स लोग अपीयर करते हैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, शायद लाखों में, एंड उसमें भी हाईएस्ट 244 था इको में, अराउंड 244 था इको में। तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा कि पेपर का क्या टफनेस रहा होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप सिर्फ 11-12 की पढ़ाई पर, क्योंकि माइक्रो मैक्रो 11-12 में है, उस बेसिस पर अगर आप खाली उस पढ़ाई के बेसिस पर आगे बढ़ जाओगे, मतलब तो रीथिंक करिए, गलत सोच रहे हैं आप। ठीक है, अब जैसा मैंने बताया माइक्रो और मैक्रो, उसमें आपने देखो सीयूईटी ने कुछ वर्डों का चयन क्या किया है, कुछ वर्ड्स देखिए आप। Choices are made and how a variety of statistical tools are used to optimally allocate the resources. Statistical tools जैसी वर्डों पर फोकस करा गया है। इसका क्या मतलब है, आप समझ गए? इसका मतलब है कि आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा, खाली थ्योरेटिकल रट्टाबाजी बेस्ड नहीं पूछेगा। हाँ, लर्निंग कुछ हद तक 11-12 में दरकार था, सही भी है, होना भी चाहिए, बट सॉरी, सीयूईटी में तो वो काम नहीं करने वाला। चिंता मत करो, आने वाली वीडियोस में आप लोग सोच रहे हो कि बुक्स क्या होने वाली हैं, उसके ऊपर भी मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। खैर, अब आप लोग देखो सिलेबस क्या है। 10 यूनिट्स है टोटल, 5 यूनिट माइक्रो के, 5 यूनिट मैक्रो के। आइए माइक्रो देख लीजिए आप लोग। माइक्रो में है स्टूडेंट्स, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, पीपीसी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत खुशी हुआ होगा कि ये सब टॉपिक्स आपका 11-12 में करा हुआ है, बट देन डिटेलिंग, डिटेलिंग बोलते हैं ना, डेविल लाइज इन द डिटेल, तो वो डेविल लाइज इन द डिटेल वाला बात है यहाँ पर। ठीक है, बुक भी मैं बताऊंगा, कौन सी बेस्ट बुक है वो भी बताऊंगा मैं, सुनिए अभी आगे। नेक्स्ट यूनिट है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। इसमें आप लोगों को थ्रू यूटिलिटी अप्रोच, जब मैं यूटिलिटी अप्रोच कह रहा हूं तो एक है एल्फ्रेड मार्शल वाला, कौन सा बोलो, एल्फ्रेड मार्शल वाला कौन सा अप्रोच बोलो, एल्फ्रेड मार्शल वाला मतलब कार्डिनल अप्रोच, और हिक्स एंड एलन, हिक्स एंड एलन का मतलब ऑर्डिनल अप्रोच। अपने को दोनों अप्रोचेस पढ़ना है, ठीक है सर। फिर अगर अपने डिमांड की बात करें, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, मूवमेंट एंड शिफ्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स। ये इंटरेस्टिंग लगा मुझे यहाँ पर कि इन्होंने बोला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही पढ़ने, तो अपने को इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। एक बार गो थ्रू कर सकते हैं पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, पॉइंट मेथड, आर्क इलास्टिसिटी, ये सारे मेथड्स अपने को कवर कर लेने हैं, ठीक है। फिर अपने चलेंगे प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई पर, कंज्यूमर से अपने चलिए प्रोड्यूसर पर, उसमें हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन, रुको इंटरेस्टिंग, रिटर्न्स टू अ फैक्टर मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो कि शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है, और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल जो कि लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है, दोनों आपके सिलेबस का हिस्सा है। मार्केट सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, शेड्यूल, प्राइस इलास्टिसिटी, मूवमेंट एंड शिफ्ट, परसेंटेज एंड ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी, एंड कॉस्ट एंड रेवेन्यू में शॉर्ट रन कॉस्ट, रेवेन्यू, एंड मैं एक बात और बोलूं, शॉर्ट रन कॉस्ट है क्योंकि लॉन्ग रन प्रोडक्शन है, तो ऑब्वियसली एलएसी जो कि एक प्लान्ड कर्व होता है, वो सब भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं बोला ना डेविल लाइज इन द डिटेल। अब बच्चा लोग शॉर्ट रन कॉस्ट कर के पढ़ के चला जाएगा एंड भूल जाएगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान दीजिएगा इस बात पर। फिर स्टूडेंट्स आता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में बच्चा लोग, इन लोगों ने मेनली हमें बचा लिया ये कहकर कि भैया परफेक्ट कंपटीशन पढ़ लेना, और प्राइस डिटर्मिनेशन में अफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई जो अपने पढ़ते हैं। मैं आपको याद दिला देता हूं कि डिमांड और सप्लाई है इक्विलिब्रियम पर, फिर अगर मान लो डिमांड बढ़ गया, एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गया, तो ये सब ट्रिक्स मैं बताने वाला हूं आपको हमारी सीयूईटी की क्लासेस में, लेक्चर्स आने वाले हैं काफी जल्द। तो जैसे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गया, एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गया इसका मतलब है कि प्राइसेस बढ़ेंगे, एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गया मतलब प्राइसेस बढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस ऊपर भागेगा। ये सब ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, अराउंड 1 घंटा मिलता है आपको एक पेपर के लिए, राइट, 50 क्वेश्चंस के लिए। तो इस वजह से यू विल हैव टू बी एकदम पर्टिकुलर अबाउट योर अप्रोच। आगे बढ़ता हूं,
एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, प्राइस रैशनिंग जैसे कॉन्सेप्ट, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर, ठीक है। एंड ये फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी, फैट थ्योरी, ये फैट थ्योरी जनरली 11-12 में कम फोकस करते हैं, आप लोग करते हैं बट कम, यहां पे फैट थ्योरी एकदम ही नया बात होने वाला है। देखिए ये थे 5 यूनिट माइक्रो के, अब मैं चलूंगा 5 यूनिट मैक्रो के डिस्कस करने आपसे। उसमें स्टूडेंट्स आप देखें नेशनल इनकम है, रिलेटेड एग्रीगेट्स है, बट वेट उसके पहले एक चैप्टर जो आप लोग इग्नोर कर देते हो, पक्का कर देते हो, वो है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये अपने आप में एक चैप्टर है स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर आते हैं नेशनल इनकम के, सर्कुलर फ्लो, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इन बातों पर आता है। फिर स्टूडेंट्स वैम, वैल्यू एडेड इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, यू गेट दिस मेथड्स। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर कंपोनेंट्स, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट्स, इंटरेस्टिंग। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू सेक्टर मॉडल, जिसमें आप लोगों को याद होगा एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है, और एक फर्म्स होता है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। नहीं पता है तो सीखोगे, डोंट यू वरी, मैं बस ऊपर ऊपर से बातें कर रहा हूं। टू सेक्टर मॉडल, फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम कैसे करता है, एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड के कॉन्सेप्ट्स, मनी एंड बैंकिंग है आप लोगों के सिलेबस में, क्या है, मनी एंड बैंकिंग। मनी और बैंकिंग के बारे में अच्छा है, बट यहां इंटरेस्टिंग चीज है रिसेंट रिफॉर्म्स, तो जो लेटेस्ट रिफॉर्म्स बैंकिंग सिस्टम में है, लेटेस्ट न्यूज, उसको अपने को पढ़ना पड़ेगा, जो 11-12 में ज्यादा फोकस में नहीं रहता। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, इसमें गवर्नमेंट बजट कैसे बनता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ बजट डेफिसिट आपके सिलेबस का हिस्सा है, राइट। डाउन साइजिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का रोल कैसे कम किया जाए या कैसे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर चर्चा है, गवर्नमेंट रोल इन बजट। एंड फाइनली बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें आपका फॉरेन एक्सचेंज भी इंक्लूड कर रखा है इन्होंने इसी के साथ। तो ये टॉपिक्स रह गए यहां पर, राइट स्टूडेंट्स। तो अब आप लोगों को मिला होगा एक मिक्सचर, जिसमें कुछ चीजें आपको आती होंगी, कुछ चीजें नहीं आती हैं। सो दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग इज। प्लस बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, वर्ड बाय वर्ड, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। स्टूडेंट्स जब भी ये बात बोल रहा हूं, मैं बताऊंगा द सीरियसनेस ऑफ दिस, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। क्यों सर, क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है और 50 ही क्वेश्चन है, तो एक भी लाइन अगर आपने नहीं पढ़ा और वहां से एमसीक्यू बन गया, तो आप गए काम से, ऑनेस्टली। एंड क्यों अपने पूरा जोर न लगाएं अपने एग्जामिनेशन के लिए, ये बताइए मुझको आप। अब मैंने कहा था मैं की बुक बताने वाला हूं, मेजॉरिटी जगहों पर बताऊंगा, मेजॉरिटी जगहों पर सेमी बुक बताऊंगा, बट द की बुक इज, कोई बुक नहीं आप लोगों के पास नहीं है तो फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, या फिर ऑर्डर करके मंगा लीजिए हार्ड कॉपी। द नेम ऑफ द बुक इज एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसी अपने सिलेबस के हिसाब से एनसीईआरटी का आपके पास 11 और 12 का बुक होना चाहिए। 11 में जैसे इको के बुक होने से काम होगा, 12 का आपको अकाउंट्स का, मैथ्स का, इको का, बीएसटी का, ये सब का बुक लगेगा ही लगेगा। सो मेक श्योर कि आपके पास एनसीईआरटी बुक हो। और अगर आपको हार्ड कॉपी ऑर्डर नहीं करना, मत कीजिए, सॉफ्ट कॉपी फ्री में अवेलेबल है, एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाइए, डाउनलोड कर लीजिए। ये की बुक है। मुझे नहीं पता आप लोग कितने वीडियोस देखे हो इसके ऊपर मेरे अलावा, बट मैं ये हार्डकोर जो बच्चे एसआरसीसी में है उनसे फीडबैक लेकर ये वीडियो बना रहा हूं। हाँ, हम लोगों ने उनको पहुंचाया वहां, हम लोगों ने उनका कुछ हद तक हेल्प किया, वो तो उनकी मेहनत है, बट अब उन लोग से हमें सीखने मिल रहा है, और जो हम आपको सिखा रहे हैं, सीधी बात है। तो हमारे बच्चे ही हमारे टीचर्स बन चुके हैं। सो इस वजह से मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं कि आप लोग इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। विच बुक? एनसीईआरटी।
कोई और कुछ भी बोले, कोई और कुछ भी बोले, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देना। एनसीईआरटी, हाँ मैथ्स में एक और बोलूंगा, एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मैथ्स में जाते समय वो बोल दूंगा, पर इको के लिए तो यही है। कोई आपको प्राइवेट ऑथर कुछ कुछ आपको बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? अकाउंट्स में चलते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं अकाउंट्स की ओर चलता हूं तो आप लोग पहले जैसे समझे ना कि उसमें कितने थे, इको में 10 यूनिट थे, अकाउंट्स में स्टूडेंट्स 5 ही यूनिट्स है, 5। उसमें क्या क्या यूनिट्स आ रहे हैं सर? बहुत इंपॉर्टेंट सबसे पहले है क्लास 11 का नॉलेज, जर्नल्स का, अकाउंट्स का, लेजर अकाउंट्स का। एंड फिर आप आओगे इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें आप पढ़ोगे पार्टनरशिप डीड के बारे में, पार्टनरशिप अग्रीमेंट कैसे बनता है, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, ये सब आप सीखोगे अकाउंट्स में। हाँ ये सब 12 में भी है, ये सब 12 में भी है, बट 12 से मच मोर डिटेल्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीयूईटी में, जैसा मैंने पहले भी बताया। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें चेंज इन पीएसआर है, गुडविल है, एडमिशन है, रिटायरमेंट और डेथ है। फिर डिसोल्यूशन है, कंपनी अकाउंट्स में आपके पास शेयर एंड डिबेंचर है, डिबेंचर का आप लोगों को प्राइमरीली इशू पर फोकस करना है, न कि रिडेम्पशन पर। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी शेड्यूल 3 याद होगा आपको, जिसमें आप लोगों को मेजर हेडिंग्स पता होना चाहिए शेड्यूल 3 के फॉर्मेट के अनुसार। फाइनेंशियल एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, रेशियोज, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये सारी चीजें आती है। सो आपको अच्छा खासा आइडिया लग रहा होगा कि व्हाट इज पेंडिंग, व्हाट इज नीडेड टू बी डन, ये 5 यूनिट है। हाँ एक और ऑप्शन है, अगर कोई बच्चा ये यूनिट नहीं पढ़ना चाहता तो उसकी जगह वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कर सकता है, जो कि हार्डकोर थ्योरी है, जो कि हार्डकोर थ्योरी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इन पांचों का थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, मान लो 11-12 में आप लोग प्राइमरीली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे फोकस करते हो, हाँ थ्योरी करते हैं अपने, मैं खुद ही कराता हूं 11-12 के स्टूडेंट्स को थ्योरी, बट कंसिडरिंग कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है, तो प्राइमरीली हम लोग भी फोकस प्रैक्टिकल पे करते हैं, बट सीयूटी में ऐसा कोई रूल नहीं है, तो आपको थ्योरी पे भी उतना ही फोकस करना है। हाँ ये चीज है कि इसमें क्योंकि ऑप्शन है तो आप कंप्यूटर और अकाउंटिंग वाला पोर्शन को स्किप करके जा सकते हो, दैट इज देयर, दैट इज डेफिनेटली देयर। सर हमें बातचीत समझ में आ गया अकाउंट्स का। अगेन द की बुक इज NCERT, की बुक इज NCERT। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि मैं ये तो मैं आने वाली वीडियोस में और डिटेल में बताऊंगा कि मैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आपको एनसीईआरटी करवाने वाला हूं, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, सही सुने आप। उसी में से मैं आपको एमसीक्यूज भी बना के देने वाला हूं, जिससे कोई मिस्टेक अपने से ना हो हमारी प्रिपरेशन से रिलेटेड, बट देन आपको साथ देना होगा। अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये सारी चीजें आपके लिए कोई कर दे 1 या 1.5 महीना में, या आप खुद के लिए कर लो, बड़ा मुश्किल है सर, राइट? इट टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, तो जितना टाइम है अपने पास वी शुड मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। ठीक है, अकाउंट्स के बाद स्टूडेंट्स मैं चलना चाहूंगा आपके पास बीएसटी। बीएसटी अब इसमें क्या होता है ना, सीबीएसई वाले बच्चों को एडवांटेज रहता है, आईएससी वालों परेशान मत होना, स्टेट बोर्ड वालों परेशान मत होना, बात पूरा सुनना। सीबीएसई वालों का फायदा ये होता है कि वो लोग सीधा यही बीएसटी पढ़ते हैं, ठीक है, ये उनका एक फायदा है, बट वो जो डिटेलिंग होता है वहां वो भी मात खा जाते हैं। आईएससी वालों आपको भी कुछ नई नई चीजें पढ़नी पड़ेंगी, हाँ काफी कुछ आपका भी कवर्ड रहेगा, सेम फॉर स्टेट बोर्ड्स। देखिए मैं इसमें पहले तो यूनिट्स कितने हैं आप लोग एक बार चेक कर लो, इसमें स्टूडेंट्स अपने पास 12 यूनिट्स है। अगर मैं स्टार्ट करूं तो आप देखो ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट काफी नया है बच्चों के लिए, मेजॉरिटी का तो होता ही नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अलग अलग लेवल्स पे आप पढ़े होते हो, मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं जानबूझ के दिखाने के लिए कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कंप्लीटली नया रहता है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसमें क्या होता है, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज,
पर अपने जब 12 में पढ़ते हैं, है ना, 11-12 में पढ़ते हैं तो अपने कम ध्यान देते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है सीयूईटी के लिए। फिर मार्केटिंग, मार्केटिंग में स्टूडेंट्स प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स एक्चुअली, मार्केटिंग और सेलिंग का डिस्टिंक्शन ये आ रहा है। फाइनेंस वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंस में मेजॉरिटी बच्चा लोग मात खा जाता है, जबकि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है वो बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है स्टूडेंट्स कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट के जितने फंक्शंस है एक एक करके दिखा देता हूं। अब ये देखो, ये हो गया मैनेजमेंट का मेन चैप्टर, ठीक है। इसमें आप लोग कोऑर्डिनेशन पे ध्यान नहीं देते, देना पड़ेगा। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला टॉपिक आप लोग डिटेल में नहीं पढ़ते, पढ़ना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में फेयोल और टेलर दोनों का बात होगा। फेयोल का 14 प्रिंसिपल्स, डैड यूसी, यूएसएसआर, ओआईसी, वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे अपने। और फिर मैनेजमेंट के जो मेजर फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, जिसको मैंने ट्रिक बताया था, पोस्ट ऑफिस से दाहिना चल, पीओएसडीसी, वो चैप्टर्स, पीओएसडीसी चैप्टर्स आपके आएंगे, जिसको मच डिटेल में आपको पढ़ना होगा। टाइप्स ऑफ प्लान में बहुत खतरनाक क्वेश्चन बन सकते हैं। एक केस स्टडी दे देगा और बोलेगा बताइए ऑब्जेक्टिव था, स्ट्रेटेजी था, पॉलिसी था, प्रोसीड्यूर था, क्या था, मेथड, रूल, बजट, प्रोग्राम। 11-12 में बहुत सारी चीजें कटा दी जाती थी, नहीं, सीयूईटी में सब कुछ सिलेबस में रहेगा। राइट सर। ऑर्गेनाइजिंग, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, स्ट्रक्चर, फॉर्मल, इनफॉर्मल, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डिफरेंसेस। अब होता क्या था, मैं आपको एग्जांपल फिर से देता हूं 12 का। बच्चा लोग क्या करता था, 4 फीचर या 5 फीचर पढ़ लिया, या 4 इंपॉर्टेंस या 5 इंपॉर्टेंस पढ़ लिया। सीयूईटी में आपको हर वर्ड, हर फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। क्यों? आपने 4 फंक्शंस याद किया, 5वें से क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू का 5 नंबर का, तब समझ रहे हो ना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अब गेम हैज टू कंप्लीटली चेंज, द वे यू स्टडी हैज टू कंप्लीटली चेंज। ये मैंने आपको बता दिया बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड। तो मैंने आपको क्या बताया, अकाउंट्स में मेनली 5 यूनिट्स थी, बीएसटी में आपने देखे 12 यूनिट्स, तो 5 + 12 17 यूनिट्स हो गए, ठीक है। 5 और 12 17 यूनिट्स, इको में 10 27 यूनिट्स, ठीक है, 27 यूनिट्स। अब हम लोग चलते हैं, इसमें भी मैं बेस्ट बुक बोलूंगा अगेन, एनसीईआरटी को ही, क्योंकि एनटीए एनसीईआरटी सब एक ही तो है, तो नेचुरली एनसीईआरटी से ही एनटीए क्वेश्चंस बनाएंगी, और वर्ड टू वर्ड छाप के आ जाता है क्वेश्चंस। मैंने पास पेपर्स को एनालाइज करा है, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस आ गए थे, वर्ड टू वर्ड सीयूईटी में। और आपको क्या सबूत दूं, चलिए मैथ्स। स्टूडेंट्स, जब मैं मैथ्स बोल रहा हूं आपको पूछने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। कुछ स्टूडेंट्स का अप्लाइड मैथ्स होता है और कुछ स्टूडेंट्स का प्योर मैथ्स होता है, तो दोनों के रिगार्डिंग आपको बताने वाला हूं। आप बेझिझक बात को समझते चलिए, सुनते चलिए स्टूडेंट्स। राइट स्टूडेंट्स, अभी जो मैं सेक्शन ए वाला पोर्शन बोलूंगा ना, वो तो आप चाहे प्योर मैथ्स के स्टूडेंट हो चाहे अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट हो, दोनों बच्चों के लिए ही कंपलसरी रहने वाला है। उसके बाद सेक्शन वाइज वो फर्क बैठ जाएगा, ठीक है। सुनते चलिए आप लोग, देखिए सेक्शन A1, बी में ऑप्शन रहेगा, है ना, ए सबके लिए, प्योर बी और अप्लाइड बी, दोनों बच्चा लोग बात सुनना। देखो, मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप लोगों को जब हम लोग मैथ्स कराते थे, या मैं मैथ्स कराता हूं 11-12 में, क्योंकि 4 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, मुझे लॉन्ग स्टेप्स बताने पड़ते हैं। आपको पता है कुछ ऐसे सम्स होते हैं 4-6 नंबर के, जो 1 लाइन 2 लाइन 10 सेकंड 15 सेकंड में, विश्वास करो 15-20 सेकंड में, अभी तो वीडियोस डालूंगा तब प्रूव हो जाएगा, 15-20 सेकंड में सम हो जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली वो सब बोर्ड्स में एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए हमें लॉन्ग मेथड बताना पड़ता है। वो सब आपको सीयूईटी में मिलेगा अप्रोच। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, इनवर्स, सॉल्विंग यूजिंग मैट्रिक्स मेथड,
उसमें क्रेमर्स रूल और फिर मार्टिन्स रूल, ये सब भी एक बार गो थ्रू करेंगे अपने, ठीक है। फिर 1 के बाद आ गया कैलकुलस, इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा। तो देखो टेंजेंट्स है, नॉर्मल्स नहीं है, टेंजेंट्स है नॉर्मल्स वरना हुआ करता था, याद है ना। एंड डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, वो भी नहीं है। चलो बढ़िया। ये इंटीग्रेशन में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, कैलकुलेशन, डेफिनेट इंटीग्रल्स, प्रॉपर्टीज और एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व का बोर्ड्स में जब मैं अभी सम्स कराऊंगा आप लोगों को बोर्ड्स के लिए, 4 से 6 नंबर का सम होगा, आधा आधा एक एक पेज लग जाएगा। सीयूईटी में मालूम है तुमको 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा, जेन्युइनली बता रहा हूं, ऐसे ट्रिक्स होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ऑर्डर और डिग्री, और सॉल्विंग बाय वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ऐसे होता क्या क्या है, होमोजीनियस पेयरिंग मेथड होता है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड होता है, राइट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड होता है, राइट। तो मल्टीपल मेथड्स होते हैं, बट यहां पर जो फोकस है वो वेरिएबल सेपरेशन पर रहने वाला है ज्यादा। क्लियर है, राइट सर। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल, देखो इन्होंने यहां पर बाइनोमियल का बात नहीं किया, पॉइजो का बात नहीं किया। फिर आता है लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर ये 3 टॉपिक्स आ गए, ग्राफिकल, फिजिबल, इनफिजिबल, ऑप्टिमल फिजिबल। ये आपका आ गया सेक्शन ए, जो हर बच्चे के लिए कंपलसरी है। अब अगर प्योर मैथ्स वाला बच्चा लोग है, अप्लाइड मैथ्स है तो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लो, क्योंकि ये प्योर मैथ्स के लिए है। रिलेशन फंक्शंस में टाइप्स ऑफ रिलेशन याद है क्या, ERST ट्रिक, इक्विवेलेंट फंक्शन इक्वल टू रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव। तो सारे फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस में 1 1 और ऑन 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनी 1 नहीं लिखा है यहाँ पे। ITF में ग्राफ, ग्राफ पे हम लोग कम फोकस करते हैं बोर्ड्स में, इंपॉर्टेंट तो बोर्ड्स के लिए भी है, बट फिर भी बच्चा लोग कम फोकस करता है। इसमें डोमेन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ्स, और साथ में बेसिक प्रॉपर्टीज। मेट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का जो प्योर मैथ्स वाले बच्चे हैं उनका और भी डिस्कशन आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इनवर्स मैट्रिक्स, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट एटसेट्रा। डिटर्मिनेंट्स में मैंने जैसे बोला था, सॉल्विंग यूजिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, वो इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस वाले पोर्शन में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स जैसे फंक्शंस का, इम्प्लिसिट फंक्शंस का। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बोला था ना, चेंज, रेट ऑफ चेंज, वो प्योर मैथ्स तुम्हारा आ गया, लो रेट ऑफ चेंज, तुम भाग रहे थे वो आ गया, समझ में आ गया सर। इंटीग्रल्स याद करो, इसे हम लोग क्या बोलते थे, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स करके पढ़ते थे, याद है कि नहीं याद है, कि dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, राइट। तो ये सारी चीजें अब आप लोगों के सिलेबस में है। जैसे ये हो गया dx बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अपने पढ़ते थे log ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, याद है नहीं याद है। वो सारी चीजें यहाँ पर कवर होने वाली है। नहीं याद है मतलब इंटीग्रेशन किया हुआ नहीं आपका, इट इज ओके, मैं बता रहा हूँ ये क्लास 12 में। डेरिवेटिव्स क्लास 11 में, डेरिवेटिव्स क्लास 11 में किया हुआ है, 12 में भी है बट 11 में भी है। डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये देखो मैंने बोल दिया था ना होमोजीनियस वहां नहीं है, यहाँ होमोजीनियस भी डाल दिया इन्होंने। लीनियर डिफरेंशिएबल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला जो मैं बोला था वो भी आ गया, मतलब सारे मेथड्स है प्योर मैथ्स के लिए। प्योर मैथ्स के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे मेथड्स है, अप्लाइड मैथ्स के लिए खाली वेरिएबल सेपरेशन था। फिर रुक जाओ, प्योर मैथ्स तुम्हारे लिए वेक्टर्स और 3D ऑप्शनल नहीं, कंपलसरी है। सीबीएसई में तो हमेशा से ही कंपलसरी था, आईएससी में तुमसे बात कर रहा हूं, तुम लोग ये छोड़ देते थे सेक्शन बी, याद है, कंपलसरी है मैथ्स का एग्जाम सीयूटी के लिए। वेक्टर्स, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी के बेस थ्योरम एंड सारे कॉन्सेप्ट्स। देखो प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। एंड अब अगर अप्लाइड मैथ्स वाले हो तो जो मैंने प्योर मैथ्स के लिए बोला, आपके लिए वो सब नहीं है, आपके लिए क्या आ रहा है जो आप लोग पढ़ रहे हो, मॉड्यूलो अरिथमेटिक कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, याद है कि नहीं याद है, पढ़ते थे अपने लोग 10 मॉड्यूलो 3, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, एलिगेशन एंड मिक्सचर का वो ट्रिक याद है, अगर नहीं याद है तो पढ़ेंगे अपने, क्रॉस ट्रिक, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, पाइप्स एंड सिस्टम्स, रेसेस एंड गेम्स, इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज क्लास 11 में भी है,
राइट, ओके। एलजेब्रा, एलजेब्रा इसमें आपको मैट्रिक्स, काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एमआरएमसी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा। आप लोगों का मेनली इस पर ही फोकस है ज्यादा। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन का एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी चीजें। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये नया है अप्लाइड मैथ्स के लिए, मतलब 12 में है, प्योर मैथ्स का ये नहीं है। ग्रोथ एंड डीके मॉडल, न्यूटन्स रेट ऑफ कूलिंग याद है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि नाम में भी लिखा है इसका काम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से अनेक रिलेटेड ट्रिक्स, एक्सपेक्टेशन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, बाइनो और पॉइजो नॉर्मल, ये आप लोगों का है। अप्लाइड मैथ्स ये आप लोगों का है, प्योर मैथ्स का केवल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला था। इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डेटा है आप लोगों का, मूविंग एवरेजेस है, इन्फरेंशियल स्टैट्स है आप लोगों का, जिसमें पैरामीटर, सैंपल, स्टैटिस्टिक, टी टेस्ट, जेड टेस्ट सब है। फाइनेंशियल मैथ्स वाला पोर्शन जिसमें ईएमआई, परपेचुटी, सिंकिंग फंड, जो आप लोग अभी 12 में पढ़ते हो, सीएजीआर, रिटर्न्स, लीनियर मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, ये सारी बातें हैं। फिर आप लोगों का लीनियर प्रोग्रामिंग है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे स्टूडेंट्स हियर इज कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से हमने इसको सिलेबस को, सीयूईटी ने सिलेबस को डिजाइन करा है और हम लोग बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। द ओनली थिंग इज कि आप लोगों का जो साथ है वो बना रहे, तो वी विल बी एबल टू स्मूथली गैदर इट। इसमें अगर आप लोगों ने देखा है, चाहे प्योर मैथ्स वाले बच्चे हो आप या अप्लाइड मैथ्स वाले हो, एनीवेयर अराउंड 6 या 8 यूनिट्स आप लोगों के हैं, 9 यूनिट्स मानकर चलो, क्योंकि मैं सेक्शन ए को भी तो इंक्लूड करूंगा ना, तो वहां लगभग 27 हुए थे, 9, तो करीब करीब इन 36 यूनिट्स का जंग है, अगर चारों सब्जेक्ट्स को जोड़े तो 35-36 यूनिट्स का जंग है हमारा सीयूईटी। और ये यूनिट्स काफी लेंदी है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन 5 नंबर के आने वाले हैं, ऑब्वियसली ओनली एमसीक्यू एंड एवरी क्वेश्चन इज कंपल्सरी। अब सिलेबस में थोड़ा मोड़ा बदलाव हो तो स्टूडेंट्स चलेगा, बट माय सजेशन वुड बी स्टार्ट प्रिपेयरिंग इमीडिएटली। कैसे प्रिपेयर करें इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, 2-3 तरीके हैं। एनसीईआरटी आपके पास है, आज ही रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अगर आपको आपको चाहिए कि आपको एक एक्सपर्ट फैकल्टी के अंदर जो आपको क्वेश्चंस बना के भी करवा दे, तो दिसंबर फर्स्ट वीक से ही या नवंबर एंड से ही मैं आप लोगों के लिए एकदम एक फ्रेश बैच लाने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ ए टू जेड बातें कवर करने वाला हूं। ए टू जेड, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन सीयूईटी का प्रिपरेशन आपको करवाऊंगा। वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, सही सुना आपने। आप लोगों को क्या करना है, अवेलेबल रहना है। सर टाइमिंग्स क्या होगा, किस तरह से क्लासेस होंगी, बोर्ड हैम्पर होगा क्या, बिल्कुल नहीं। क्या मेरा क्लास 11-12 का पढ़ाई अफेक्ट होगा, बिल्कुल नहीं। ऐसी टाइम पर हम लोग क्लासेस कंडक्ट करेंगे, तो बहुत आराम आराम से आप हमारा हेल्प ले सकते हो। बाकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।